जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? जिम करने से आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो सकता है, तो हाँ आपका स्टैमिना बढ़ सकता है। बट ये है कि लोग जो घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टैमिना ख़राब हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ओके, हेल्दी प्रैक्टिसेस जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरकोर्स के बाद? इंटरकोर्स के बाद women should always pee after having sex. यूरिनेट करने से उनका जो यूरेथ्रा होता है, जो ट्यूब होती है जो उनके ब्लैडर को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ काफ़ी बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है, छोटे छोटे कट्स हो सकते हैं। इसके अलावा दही वाले बैक्टीरिया वो यूरेथ्रा में, वजाइना में नहीं। उसके अलावा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि सेक्स के बाद तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। ये वाला प्रॉब्लम, लोगों को इमोशनल इंटीमेसी का लैक होता है। उसके अलावा क्लीन अप करें। आइडियली यू वांट टू मेक श्योर कि कोई भी फ्लूइड आपके ऊपर लगा ना रहे, स्पेशली फोर स्किन के अंडर, बिकॉज वहाँ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो जम सकता है। और क्या, कई लोग सेक्स शेड्यूल करते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस आई थिंक, बिकॉज आजकल के ज़माने में वही हमारा सबसे बड़ा देवता, सुपर हीरो दुनिया का, स्ट्रेस हर चीज़ के रास्ते में आ जाता है। तो एटलीस्ट एक कैलेंडर इवेंट है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आपको पता है कि इस समय और कुछ इंटरफियर नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं, ये वो सेक्स ही नहीं कर पाते हैं बहुत दिनों तक, वो पार्टनर से इंटीमेसी चली जाती है। इट कैन बी अ हेल्पफुल थिंग इफ़ यू लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ। बट ये इसमें फिर आप इमोशन, जैसे आमतौर पर मानते हैं कि इमोशंस आपके इन्वॉल्व हो गए, इसमें तो फिर आपको एक्ट करना पड़ेगा या बहुत अलग तरीके से एफर्ट डालने पड़ेंगे। पर वो एफर्ट का टाइम भी ना, तो ये वही बात हो गई कि डेट पे जाना तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ हो गई। कोई डेट पे भी जाता है तो शेड्यूल करके ही जाता है। मेक सेंस। ओके, हेल्दी सेक्सुअल बाउंड्रीज क्या है? कभी भी किसी भी कोअर्शन में, किसी प्रेशर में आके कुछ भी ना करें। जो आपका दिली इच्छा हो, जो आप कंफर्टेबल हो जिस चीज़ के साथ करना, वो ही करें। एंड ऑफ कोर्स अपने पार्टनर को कभी कोअर्स या प्रेशराइज ना करें। एंड फील फ्री टू एक्सप्लोर योर ओन बॉडी। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपने आप को जानने में, तो अपने आप को जानिए और अपने बाउंड्रीज बहुत अच्छे से जानिए कि क्या ओके है क्या नहीं है आपके लिए। इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। क्या अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है? क्या सवाल है। इफ यू आर इनटू इट, इफ योर पार्टनर इज इनटू इट, व्हाई नॉट? या ये खराब बात है? नहीं, खराब क्यों है? वही शर्म वाला वही प्रॉब्लम आ जाता है ना। इफ बोथ पार्टनर्स आर इनटू इट, व्हाई नॉट? कोई, आई थिंक सेक्सुअल हेल्थ का सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो है हम शेम इतना ज़ोर से इस कॉन्वर्सेशन में लेके घुसते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो हो भी सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो आई थिंक फिगरिंग आउट आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या करता है, क्या अच्छा रहता है। इज इट मूड और इज इट इंटेंशन? इट्स बोथ। और प्लानिंग? इट्स बोथ। इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट। मूड भी है, इंटेंशन भी है। ओके, कई बार लोग अपने पार्टनर से बोर हो आते हैं। आई हैव सीन सो मेनी कपल्स जो शादी की 1-2 साल में बोर हो गए। घर की मुर्गी दाल बराबर, नो मैटर हाउ गुड ही और शी इज, बोर हो गए। फिर उस बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर्स पे जाइए, आप अपनी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करिए, आप आप अपनी लाइफ एक साथ बिल्ड करिए। अब ये है कि अब हम इतने डोपामिन डिराइव्ड इंडिविजुअल्स हो गए हैं, हमारी आदत पड़ गई है यूँ स्क्रॉल करने की, हर 5 सेकंड पे नई नॉवेल्टी देखने की, कि थोड़ा ब्रेन भी रिवायर हो गया है, हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो गया है। तो एज अ स्पीशीज़ वी आर इवॉल्विंग। पर वही है, मतलब एफर्ट डालते रहना है, इंटेंशन होना चाहिए और मूड होना चाहिए। ओके, सेक्स के बिना प्यार अधूरा है? पर्सनल डिसीजन भाई, ये सेक्सुअल वाला कॉन्वर्सेशन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि I'm going to skip this answer. Okay, everyday sex is good? It can be for somebody जो ऐसा, जिसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो। ये बात का ध्यान रखना है कि इतना सेक्स ना होए कि दोनों पार्टनर में किसी को इंजरी होने लगे। अदरवाइज आपको दिन में जितनी बार करना है करिए, खुश रहिए सब। ओके, क्या नाम है? एजैकुलेशंस एंड ऑर्गेजम्स पेल्विक फ्लोर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे वेट लूज होता है? आई थिंक 1 घंटे के सेक्स में 360 कैलोरी बर्न होती हैं। इतना स्विमिंग में भी हो जाती हैं, तो मतलब इट्स अ चॉइस। तो स्विमिंग आपको कैसे पानी में डूबना है, इट्स योर डिसीजन। किस करने से वेट कम होता है? पर आवर 36 कैलोरीज, बहुत कम है। वेट लॉस करने के लिए किस ना करें, किस करने के लिए किस करें। सुपर। सेक्स के लिए उम्र मायने रखती है और इज इट फॉर यंगर पीपल ओनली?
अरे बूढ़े लोग बहुत सेक्स करते हैं। बहुत पेशेंट्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग सेक्स नहीं करते। मिर्ज़ापुर देखी मैंने भी। मिर्ज़ापुर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता है, बट हाँ मतलब बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। मेरी मम्मी की एक पेशेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी शायद लेट 40s में हुई थी। तो आई मीन इट्स नॉट दैट ओल्ड पीपल डोंट हैव सेक्स। सेक्स एजुकेशन हर उम्र के लिए ज़रूरी है? हर उम्र के लिए एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बच्चों को मैथ्स ये नहीं पढ़ाते हैं कि आज ही बेटा बैठ के तुमको प्लस माइनस से लेके कैलकुलस तक सब समझा देंगे, वैसे ही हमें सेक्स भी यहाँ से लेके वहाँ तक एक दिन में नहीं सिखाना होता है। जिस एज पे बच्चे को, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको आप ये सिखाइए कि बॉडी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। हम बच्चे को नहाते नहाते सिखाते हैं, बेटा ये कान है, इसको ऐसे साफ़ करते हैं, ये शैम्पू है, इसको ऐसे बाल साफ़ करते हैं, ये शेम है। ये शेम क्यों है? इसका नाम नहीं है, बाकी हर ऑर्गन का नाम है। तो छोटी उम्र पे ये सिखा दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुए तो उसको बता दीजिए भाई बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं प्यूबर्टी पे। लड़कियों के ब्रेस्ट आने लगते हैं, आर्म पिट में बाल आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगता है। धीरे धीरे मतलब बिना शर्म के ये कॉन्वर्सेशन रखेंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है इंडिया में, चाहे हम इस बात को डिस्कस करना चाहें या ना करें। एंड वो शेम वाला कॉन्सेप्ट बच्चों में घुस जाता है तो उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलत किया है, कि ये तो शेम है। तो एम्पावरिंग दैम विद द फैक्ट्स अबाउट द बॉडी, मैं इसको सेक्स एजुकेशन नहीं बोलती हूँ, मैं इसको बॉडी लिटरेसी बोलती हूँ। एंड आई थिंक जैसे ही हम वो सेक्स वाला वर्ड हटा देंगे ना, हम बॉडी लिटरेसी वाले एंगल से इसे अप्रोच करेंगे तो और लोग इसको एम्ब्रेस करने लगेंगे। मैंने आपको एक वीडियो देखा था कि चाइल्ड इरेक्शन का, बेबीज़ का। एक तो पहले तो वो कहाँ से खरीदा था? हर गायनेकोलॉजिस्ट के घर में ऐसे मॉडल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेरी मम्मी से मुझे विरासत में ये सब बहुत सारे मिले हैं। छोटा बच्चा बड़ा क्यूट सा लग रहा था वो। तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? तो और क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही हैं? यही तो बात है, ये हमारे दिमाग में ये है कि ये गंदी चीज़ है। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है ना, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेल बेबी होता है, तो उसमें भी हमने अल्ट्रासाउंड्स में देखे हैं कि उनको इरेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टिश्यू डेवलप कर रहा है। ये इवेंचुअली एक चीज़ आगे है जो होने वाली है, तो वो बॉडी उसकी भी तैयारी कर रही है। एंड छोटे बच्चों में भी होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्शुअली अराउज्ड हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने कॉमेंट्स में शेयर किया था कि जब मेरे साथ पहली बार हुआ मैं तो डर गया, मैं बच्चे का डायपर बदलने गया और देखा उसको इरेक्शन हो रहा है। तो इट्स जस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मतलब उनका बच्चा कुछ अभी नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है दिमाग से उतना। बट वो रील बहुत फनी थी मुझे। थैंक यू। ओके, अपने शरीर से प्यार करना सेक्स की टूवर्ड्स पहला कदम है? 100%। और अपने आप से प्यार करने का भी पहला कदम है। अपने शरीर से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना। ट्रू। तो बॉडी लिटरेसी कितनी ज़रूरी है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल है, तो आप कैसे उससे प्यार करेंगे? बॉडी लिटरेसी में क्या क्या हर इंसान को जानना चाहिए, लड़की लड़कियों को? आपके ऑर्गन्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या सिम्टम्स अबनॉर्मल हैं, क्या सिम्टम्स नॉर्मल हैं, किस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, कहाँ पे कुछ अलग दिख रहा हो तो इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। ये बेसिक नॉर्मल अबनॉर्मल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या बिना लक्षण भी STI हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस? 50% ऑफ STIs में कोई सिम्टम नहीं होता है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसे हम। इसलिए STI टेस्ट रूटीनली कराना बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी टाइम आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ करिए जब तक आपका STI स्टेटस क्लियर नहीं है दोनों का। ओके, शादीशुदा लोगों को भी करवाना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन ज़रूरी हो STI लेने के लिए। काफ़ी सारी STIs कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। तो आपने किसी सरफेस पे से कोई वायरस उठा लिया और फिर आपने अपने जेनिटल्स को टच कर लिया, पहुंच गया वहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर साइलेंट। इनफैक्ट ट्यूबरकुलोसिस बहुत होता है जेनिटल्स में, लोगों को पता नहीं होता है, लोग TB सिर्फ फेफड़ों में समझते हैं, तो जेनिटल्स में भी TB होता है। और इंडिया में इनफर्टिलिटी होने के सबसे बड़े कॉमन कॉजेज़ में से एक वही है। एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था जब मैंने लोगों से पूछा कि आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है, आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। मेलेनिन इन एरियाज़ में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर। इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है। तो जेनिटल स्किन इज़ डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। ओके, HPV से कैसे बचें और HIV और HPV में क्या डिफरेंस है? दोनों एक वायरस हैं। HIV से
इन्फेक्शन के बाद ओवरऑल ओवर टाइम आपको एड्स हो सकता है। HPV से इन्फेक्शन से ओवरऑल ओवर टाइम आपको सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, पेनिस का कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। HIV से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करने हैं सेक्सुअली, और बाकी मतलब ब्लड टेस्ट लेते समय, कोई भी नीडल यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग इज़ क्लीन। HPV से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ कॉन्डम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज HPV टच से फैल सकता, मतलब सेक्सुअल टच से फैल सकता है।